नमस्कार, मैं प्राध्यापक PS कामले, असिस्टेंट प्रोफेसर, दूर शिक्षा केंद्र, शिवाजी विश्वविद्यालय कला। आज हम MA भाग 2 सत्र 4 के इकाई 1 में से चांद का मुंह टेढ़ा है इस कविता के आशय पर चर्चा करेंगे। चांद का मुंह टेढ़ा है मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कविता है। वस्तुतः चांद का मुंह टेढ़ा है शीर्षक रासनमुख परंपरागत सौंदर्यबोध का प्रतीक है। कविता का प्रारंभ वर्णन एवं वातावरण निर्माण से होता है। नगर के बीचों बीच आधी रात के अंधेरे में काली शिलाओं से बनी भीतों और अहातों पर सुरक्षा की दृष्टि से लगाए कांच के टुकड़ों पर चांदनी फैली हुई और कांच के टुकड़ों संवालाई हुई झालरों जैसे लग रहे। आहते के उस पार कारखाना दिख रहा है, उसकी ऊंची झिंडी चिमनियाँ मानो उस समय भी उगलते धुएं के रूप में अपने उद्गार प्रकट कर रही है। उस उठते धुएं के चिन्ह या छाया मीनारों का आवाज दे रहे हैं। उस धुएं की मीनारों के बीचों बीच से चांद का मुंह झांक रहा है। ये भयानक धुंधला सन 53 का चांद है। इस तरह से प्रकृति वर्णन के आधार पर चांद कारखाने का वर्णन है, यहाँ उसकी चिमनी का वर्णन है और चांद का भी वर्णन है। कविता के प्रारंभ में पंक्तियों के कुछ विशिष्ट शब्दों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कविता का संबंध किसी मजदूर हड़ताल से है। ये चांद का मुंह टेढ़ा है, इस कविता का संबंध मजदूर हड़ताल से है और ये निराशा से भरा वातावरण 1953 का है। हड़ताल की गंभीरता इस बात से पता चलती है कि व्यवस्था को हड़ताल दबाने के लिए गोली कारतूसों का सहारा लेना पड़ा, कर्फ्यू लगाना पड़ा। धरती पर चांदनी रात का सौंदर्य तहस नहस हो रहा है। ये जो कविता है प्रथम पढ़ते ही समझ में आते कि हड़ताल का है, 1953 का हड़ताल का दृश्य है। कवि चांद को पूंजीवादी व्यवस्था के प्रतीक के रूप में चित्रित करते हैं। मुक्तिबोध ने चांद को पूंजीवादी व्यवस्था के प्रतीक के रूप में चित्रित किया है, क्योंकि चांद की भूमिका कुछ अच्छी नहीं है। गंजे सिर चांद के किरण रूपी जासूस शहर भर में फैले हुए हैं और नगर के कोनों के तिकोनों में छिपे हैं। चांद की कनखियों की कोर से निकली ये कौनगामी किरणें अंधेरे में पीली पीली रोशनी की पट्टियाँ बिछाती है और नगर की जिंदगी का वह टूटा फूटा उदास प्रसार देखती है। समीप की विशाल आकार के अंधेरे ताल पर इस सुनेपन के धुंधले के डूबी हुई चांदनी सवाली हुई है। समीप की विशाल पुलों के बहुत नीचे भयभीत बस्ती है कि सुनसान किनारों पर बहते पथरीले नालों की धारा में गिरती चांदनी के ओट काले पड़ गए। नाले के इधर उधर मजदूर बस्तियां और हरिजन गलियां हैं। हरिजन गलियों में पेड़ पर कुहासे के भूतों की सावली छाया पड़ी है। उसी पर टेढ़े मुंह, गंजे सिर और कंजी आंख वाले चंद्रमा की दृष्टि अटकी है। 12 बजे का समय है। चांद के बुझबुझे उजाले के घोर षड्यंत्र के कारण शहर में चारों ओर जमाना सख्त है। कविता में आगे गली के मोड़ पर खड़े अजगरीन मेहराबाव और घनघोर कटियन शाखों वाले बरगद का वर्णन है। ये बरगद काफी पुराना है। आगे के पंक्तियों में बरगद के पेड़ का वर्णन है। ये बरगद काफी पुराना है क्योंकि उसे निकलने वाले मरे हुए जमानों की संगठित छाओं की सड़ी भूसी बास गली के मुहाने चुपचाप फैली हुई है। लोगों के चुपचाप आने जाने की आवाज के साथ पंछियों की फड़फड़ाने और अपनी बीट गिराने की आवाज आती है, मानो यह समय की बीट है। गगन में ही नहीं, वृक्षों पर बैठी पंछियों पर भी कर्फ्यू है। इस तरह सारी धरती पर जहरीली छींक है। आगे कवि ने बरगद का पेड़ तथा भैरव की मूर्ति से जैसे प्रतीकों को चित्रित कर भय और विस्मय के वातावरण की सृष्टि की है।
बरगद का पेड़ और भैरव की मूर्ति से चित्रण से भय और विस्मरण का चित्रण किया है। बरगद की एक डाली गली के मुहाने से आगे फैली हुई सड़क के बाहर लटकी रही है। वह लटकती बरगद की डाल ऐसी लग रही है मानो आदमी के जन्म से पहले जंगली मेहमत की सूर पृथ्वी की छाती पर कुछ सूंघ रही है। बरगद की घनी घनी छाव में सुनी सुनी गलियां, फूटी हुई चूड़ियों की सुनी सुनी कलाई सी नजर आ रही है। लेकिन गरीबों के इस ठाव में सुनसान गलियों के चौराहे पर खड़े भैरव की सिंदूर जोड़कर मूर्ति का अस्तित्व है। भैरव के गेरुई मूर्ति की पथरीली व्यंग मुस्कान पर टेढ़े मुंह वाले तिलस्मी चांद की राजभरी अय्यारी रोशनी पड़ रही है। कविता यहाँ तक आते आते दो पक्ष स्पष्ट हो जाते हैं। एक पक्ष है मीनारों वाले कारखाने, चंद्रमा और उसकी जासूस चांदनी का, तो दूसरा पक्ष है नाले के उस पार हरिजन मजदूर बस्ती के बरगद के पेड़ और भैरव की सिंदूर मूर्ति का। कविता को समझने के लिए कुछ बातें जानना आवश्यक है कि इस कविता में बरगद और भैरव की मूर्ति प्रतीक रूप में आए हैं। बरगद का पेड़ गरीबों का घर या गरीबों की छत के रूप में आया है। इस कविता में चित्रित बरगद का पेड़ हरिजन बस्तियों को प्रशय दे रहा है। ये बरगद सब कुछ जानता है और इसलिए तजुर्बे का ताबूत है। विरोधाभास यह है कि ताबूत मृत शरीर के लिए होता है, लेकिन यह बरगद जिंदा है, अर्थात अतीत मृत होकर भी जिंदा है रहता है। भैरव की मूर्ति के बारे में कवि की धारणा धार्मिक नहीं बल्कि वस्तुवादी है। मजदूरों की बस्ती में लगी भैरव की मूर्ति सिंदूर से पुती हुई है, मतलब वह अमीरों की मंदिरों की मूर्ति की तरह अभिजात नहीं है और इसी कारण उसकी पीठ पर पोस्टर चिपकाए जाते हैं। भैरव संघर्षरत मजदूर बस्ती में रहने के कारण संघर्ष के प्रतीक बन गए। भैरव की मूर्ति में जो पथरीला व्यंग स्मित है वो इस बात की ओर संकेत करता है कि भैरव उस जनता का प्रतीक है जो कभी भी अपनी निष्क्रियता छोड़ सक्रिय होकर क्रांति कर उठेगी। उसकी पीठ चट्टानी और अटूट है। धीरे धीरे कविता आगे बढ़ती है। अंधेरे ताल पर चांदनी सवाल रही है। समय का निराकार घंटाघर गगन में चुपचाप अनाकार खड़ा है। हरिजन गलियों का घंटाघर अनाकार है, मतलब हरिजन बस्तियों में घंटाघर की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि यहाँ तो जिंदगी के कांटे ही बताते हैं कि कितने रात बीत गई है। भैरव की पीठ पर हड़ताल की पोस्टर चिपकाने के बाद गली का मुहाना फुसफुसाते शब्दों और चप्पलों की चपचप से गूंज उठता है। ये फुसफुसाते शब्द बहस करने वाले लोगों के हैं। बहस इसलिए हो रही क्योंकि दो तरह के लोगों में एक मत नहीं हो रहा है। जंगल की डालों से गुजरती हवा कुछ इशारों के आशय से लेकर गली में आई और उसी कारण यह सब बहस छिड़ हुई है। उस बहस में किसी ब्रह्म राक्षस अनुमा निष्क्रिय मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी के अनाकार तर्क भी है, किंतु एक समय ऐसा आता है कि गलियों की आत्मा में सार्थक शब्द बहस को निर्णय तक पहुंचा देते हैं। जैसे ही बरगद के खुरदरे अजगरी तने पर टार्च की रोशनी की एक मार फैल जाती है, अंधेरे के पेट में से ज्वाला की आग के समान शब्दों की धार निकलती है। घने अंधकार में बरगद के तने के पास टार्च की रोशनी के कारण सिर्फ दो हाथ दिखाई देते हैं, जो बाकी तिरछे वर्णों और लाल नीले घनघोर हड़ताली अक्षरों वाला एक पोस्टर तने पर चिपका जाते हैं। आगे निस्तब्ध वातावरण में हड़ताल के पोस्टर चिपकाते फिरने वालों के गुप्त गतिविधियों की जासूसी का चित्रण है। पोस्टर लगाने के हलचलों के कारण बरगद में आश्रय लिए पंछियों की फड़फड़ हुई, जिसकी आवाज़ से एक बिल्ली चौकन्नी हो गई। एक बिल्ली रजनी के
निजी गुप्तचरों की प्रतिनिधि अर्थात शोषक वर्ग की हिमायती है। यह बिल्ली चांदनी में एकाएक खपरे लोगों पर ठहर गई। यमदूत पुत्री सी इस बिल्ली की सारी देह काली है, सिर्फ पंजे श्वेत है और नाखून खून से रंगे हैं। मतलब अभी एक शिकार करके आई है। ये बिल्ली जानना चाहती है कि मकानों की पीठ पर, आहतों की भीत पर, बरगद की डालों और अंधेरे के कंधों पर यह हड़ताली पोस्टर कौन चिपका रहा है। इस जासूस बिल्ली के साथ टेढ़े मुंह चांद की अय्यारी रोशनी भी आ गई है। हर मकान में घुसकर लोहे के गंजों की जालियों के झरोख पार कर मिट्टी से लिपे हुए कमरे में जेल के कैदियों में के कपड़ों को जैसे चांदनी फैल जाती है। ये चांदनी की अय्यारी रोशनी ऐसी घूम रही है मानो यहाँ के लोगों को जेल सुझा रही है। हड़ताल करोगे तो जेल में बंद हो जाओगे। इस तरह से आज की इस वीडियो में हम यहाँ ठहरते हैं। आगे के भाग में आगे के जो आशय है इस पर चर्चा। धन्यवाद।